नमस्कार साथियों। तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम को और कितने दिन रह गया है? सिर्फ 15 दिन है ना। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, ये हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड करेगा। लोग कहते हैं क्या होता है एग्ज़ाम दे के, कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने ये एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा नहीं गया तो यू विल रिग्रेट थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, हाँ मैं मान सकता हूँ आप किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाओगे, ज़िंदगी जी ही लोगे, लेकिन अगर आप इस दुनिया में, इस दौर में अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते ना, तो आपका जो ज़िंदगी है वो व्यर्थ चला जाएगा, ये मान के चलो। ओके, उस टॉपिक को छोड़ लेते हैं, हम हमारे एग्ज़ाम पे, हमारे टॉपिक पे फोकस रहते हैं। ओके, देखो मैं ये क्यों करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, साइंस, ओके, इन सब में हम ज़्यादा करके फोकस रहते हैं ड्यूरिंग आवर 10th एग्ज़ाम। लेकिन जो एसएसटी का टॉपिक होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये तो एक 4 बुक है ना, लेकिन एग्ज़ाम एक ही होगा। और बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो कि एक बच्चे को इतना सारा याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर हम अमूमन मान के चलें, है ना। तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे, एक स्मार्ट वे में हम पढ़ेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, ओके, जो क्वेश्चन आएंगे वो 50% आपके बुक से ही आते हैं। ओके, और कुछ भी हर क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को वो क्या करते हैं, कुछ मॉडिफाई करके पूछते हैं। ओके, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन उसका सवाल पूछने का तरीका, वो लैंग्वेज को वो चेंज कर लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन छोड़िए, हम हमारा फोकस क्या रहेगा इस सीरीज़ के दौरान, हम हिस्ट्री की, ओके, आपके क्लास 10 का हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, ओके, 5 चैप्टर्स अमूमन हैं, और उनके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उसको समझाते हुए इजी वे में। ओके, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के थ्रू नहीं जाऊंगा, या फिर बहुत ही हल्के फुल्के आंसर भी नहीं लिखे, हम एक मॉडरेट आंसर को लिखेंगे, याद करेंगे, ताकि जब हम एक बोर्ड एग्ज़ाम फेस करें तब वो हमें हेल्प हो। ओके, इट विल हेल्प अस इन द एग्जाम। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो सबसे पहले जो 5 तो दिए हैं शॉर्ट नोट। ओके, शॉर्ट नोट मतलब 5-6 लाइन आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ओके, तो सबसे पहला है गोस्पी मेजनी। ओके, गोस्पी मेजनी was an Italian revolutionary. Okay, गोस्पी मेजनी was an Italian revolutionary who believed in a united Italian republic. गोस्पी मेजनी है कौन? ये एक व्यक्ति है, एक क्रांतिकारी है, एक रिवोल्यूशनरी है। ओके, रिवोल्यूशनरी को क्या कहते हैं हिंदी में? क्रांतिकारी। ओके, क्रांतिकारी। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? इटाली से। ओके, इटालियन, जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमको कहा जाता है इंडियन, है ना, तो वो अगर इटाली से हैं तो उनको कहा जाएगा इटालियन। ओके, गोस्पी मेजनी वाज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी हु बिलीव इन ए यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। होप यू दिस लाइन विल बी क्लियर टू यू, समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ही फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटीज़। क्या उन्होंने फाउंड किया था, क्या उन्होंने बनाया था? सीक्रेट सोसाइटी लाइक यंग इटाली एंड यंग यूरोप। क्या 2 फाउंडेशन उन्होंने किया था, सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने फाउंड किया था। एक था यंग इटाली एंड दूसरा इज यंग यूरोप, टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया। ओके, टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया। ही इंस्पायर्ड पीपुल टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड यूनिटी। हमारे देश में जैसे कि महात्मा गांधी जिस तरीके से हम सबको एक नेशनलिस्ट का जो आइडिया उन्होंने प्रोवाइड किया, है ना, हमारे अंदर जो जातीयतावाद का एक संभार किया गया, उस तरीके से गोस्पी मेजनी भी वहाँ के लोगों को अंदर ही इंस्पायर्ड द पीपुल टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड यूनिटी। समझ में आया ये? ही हैड ए ग्रेट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। इटाली के यूनिफिकेशन में भी उनका बहुत ही बड़ा रोल है। होप यू अंडरस्टैंड। इतना याद हो जाएगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट लिखा नहीं है इसमें, सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट,
काउंट टू कामिलो डी कैवर। ऐसा लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट में गए और कोई डिश का नाम है, यह डिश का नाम है नहीं, दिस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया। ओके, काउंट कामिलो डी कैवर। ओके, इनके बारे में 2 लाइन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, कैवर काउंट कामिलो डी कैवर। ओके, कैवर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया प्रीडोमिनेंट। ओके, आप सिर्फ सार्डिनिया लिखोगे तो भी चलेगा, सही है। ही प्लेड a leading role in the unification of Italy through diplomacy and alliance। ओके, डिप्लोमेसी का मतलब क्या? कूटनीति। ओके, कूटनीति और अलायंस, बहुत सारे समझौते कर करके उन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। हमारे देश में जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ये दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया और इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। उस तरीके से काउंट कामिलो डी कैवर हैज ए लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटाली थ्रू डिप्लोमेसी एंड अलायंस। ओके, सही है। ही मॉडर्नाइज द आर्मी एंड इकोनॉमी। उन्होंने क्या किया और क्या क्या? ही मॉडर्नाइज द आर्मी एंड द इकोनॉमी एंड अलाइड विथ फ्रांस। और किसके साथ अलाइ कर लिया? फ्रांस के साथ उन्होंने अलायंस किया टू डिफीट ऑस्ट्रिया। ये इनका रोल था। काउंट कैवर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया प्रीडोमिनेंट। ही प्लेड ए लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली थ्रू डिप्लोमेसी एंड अलायंस। ओके, ही मॉडर्नाइज द आर्मी एंड इकोनॉमी। ही अलाइड विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया। समझ में आया? ओके, समझ में आया? तीन तो और 4 तो लाइन है, इतना याद करके जाना है आपको। ओके, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्या है? The Greek War of Independence began in 1821। कब बिगिन हुआ? 1821 अगेंस्ट ओटोमान रूल। जो ओटोमान साम्राज्य था उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में द ग्रीक में वो चला था। ओके, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन्स इन 1821 अगेंस्ट ओटोमान रूल। ग्रीक्स वेयर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट इन यूरोप में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ग्रीक्स को सपोर्ट किया। फाइनली द ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट। ग्रीस कब इंडिपेंडेंस हो गया? इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान, हम कब इंडिपेंडेंट हुए? 1947। ओके, हम किस एक्ट के थ्रू पाए? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि एक पारित हुआ, उसके तहत हमको क्या इंडिपेंडेंस मिल रहा था। वैसे ही वहाँ पे समझ में आया? ये तीनों को आप जल्दी से लिखिए, फिर हम और जो 2 हैं उनको शॉर्ट नोट को अभी लिखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट आपको पता ही होगा, संसद, हमारे हिंदुस्तान का जैसा संसद है। ओके, ये जो संसद, ये क्यों निर्माण किया जाता है? अब अगर बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो उसका आंसर है ताकि बहुत सारे जो नियम, जो लॉस, ओके, जो हमारे देश के हित में है उसको हम बना सकें, है ना। और बहुत सारे नियम जो हमारे देश के लिए सही नहीं है या फिर उसका मिसयूज हो रहा है तो उसको हम परिवर्तन कर सकें, चेंज कर सकें। ओके, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ओके, वहाँ पे हम संसद की या फिर पार्लियामेंट की शक्तियाँ डिसाइड कर चुके हैं किस तरीके से लॉ बनेगा। ओके, कोई भी अगर देश स्वाधीन होता है, इंडिपेंडेंस होता है, तो उस देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, किस बेस पे वो चलेगा, वो देश किस पॉलिसी, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री। ओके, किसी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं बनेगा तो फिर वो उसका कह ही नहीं सकते कितना बुरा हाल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, ओके, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल बाद बना, लेकिन हम जब आज़ादी के 2 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, उनका 10 साल हो गया तो 10 साल में तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, है ना। सो हम वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। ओके, हम देखते हैं क्या होता है ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज इन कॉन्वेंट इन 1848 बाय जर्मन लिबरल्स। ओके, किन्होंने किया था ये? जर्मन लिबरल्स ने इन 1848। समझ में आया? जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हमने फॉर्म किया था? 26 नवंबर
1949, ओके ऐसे ही। इट्स एम वाज टू फॉर्म ए यूनाइटेड जर्मन नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो बेसिक एम था, इस पार्लियामेंट का, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का बेसिक एम क्या था, टू फॉर्म ए यूनाइटेड जर्मन नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोला था मैंने, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए। इट्स एम वाज टू फॉर्म ए यूनाइटेड जर्मन नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इट फेल्ड बिकॉज द पर्शियन किंग, जो वहाँ पर राजा था, द पर्शियन किंग रिजेक्टेड द क्राउन ऑफर्ड बाय द पार्लियामेंट। ये फेल क्यों हो गया था? क्योंकि जो राजा थे वो वहाँ पे इसको रिजेक्ट कर लिए थे, इसीलिए। समझ में आया? नेक्स्ट, द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ओके। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में, ओके, जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सब चीज़ में, ओके, वुमेन का क्या रोल था, ओके, इन इटली और वी आर इन कह सकते हैं हम यूरोप में, ओके, क्या था? द वुमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन नेशनलिस्ट मूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, ओके। जो महिलाएं थी वो भी बहुत जोर शोर से भाग लिए थे, ओके, हमारे क्या इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल में, नेशनल मूवमेंट में, ओके। पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, राइजिंग फंड, पैसा, ये और भी बहुत सारी चीज़ में जहाँ पे महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। हाउएवर दे वर, लेकिन क्या करें, इतने कुछ करने के बाद भी दे वर डिनाइड फॉर पॉलिटिकल राइट्स। उनको पॉलिटिकल राइट उनको नहीं मिलता था, वोटिंग राइट भी नहीं मिलता था। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, ओके। हाउएवर दे वर डिनाइड टू पॉलिटिकल राइट एंड वोटिंग राइट। ये तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जब तक आप फ्रीडम नहीं हो तब तक आपको पॉलिटिकल राइट्स या फिर वोटिंग राइट नहीं, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टिल दे आर नॉट हैव द राइट, ओके। सो आई एम राइटिंग, हाउएवर they were denied political right and voting right even after national unification, ओके। उनका देश का यूनिफिकेशन हो चुका था, फिर भी महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए उनका राइट नहीं था, ओके। सो दिस इज द रोल ऑफ वुमेन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, हम कह सकते हैं। उतना कुछ करने के बाद भी वो न्यूज़पेपर में हेल्प किए, राइजिंग फंड्स में ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें में उन्होंने भाग लिया, लेकिन उनको उनका राइट नहीं मिला, ओके। लगे हाथ, क्या हम एक क्वेश्चन को भी निपटा दें? 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओके, उसको भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। सो आप इसको लिखो, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, ओके। आंसर को भी समझते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? व्हाट स्टेप did the French Revolutionary takes, okay, French Revolutionary takes to create a sense of collective identity among the French people, okay। French people के अंदर एक collective identity किस तरीके से आए, okay, उनके अंदर वो नेशनलिस्ट फीलिंग किस तरीके से जागरूक किया जाए, उनके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप किया था। What step did the French Revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? समझ में आया क्वेश्चन? तो इसका आंसर है, हम इस अगर आंसर को आप और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि द स्टेप्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक्स टू क्रिएट ए कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपुल आर फॉलोइंग्स। लिखने के बाद नंबर 1 में हम जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसको लिख सकते हैं, ओके। इतना आपको आता होगा, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो नंबर 1, दे इंट्रोड्यूस ए आइडिया ऑफ ला पैट्री, मतलब फादरलैंड, एंड ला सिटीजन, ला सिटीजन मतलब सिटीजन, जैसे कि हमारा नागरिकता, हमारी मदरलैंड कहते हैं ना, हमारी मातृभूमि, हम जैसे हैं। दे आर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ला पैट्री या फिर फादरलैंड, उनके जन्मभूमि को वो उसका आइडिया उन्होंने लिया। दूसरा, सिटीजन, हम जो नागरिक, हम इस देश के नागरिक, हम भारत के नागरिक हैं या फिर कुछ भी, ओके, उन्होंने उसका आइडिया इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे? फ्रेंच में। सेकेंड, दे एडोप्टेड ए न्यू ट्राई कलर फ्लैग, उन्होंने एक उनका जो फ्लैग है हमारे जैसे कि तिरंगा है, ओके, उस तरीके से फ्रेंच लोगों ने भी अपना एक ट्राई कलर फ्लैग दिया था। नेक्स्ट,
समझ में आया। एक उनका झंडा होगा, फिर उनके अंदर मातृभूमि के प्रति उनका धीरे धीरे क्या डिवोशन बढ़ेगा। ओके, कंपोस्ट द नेशनल हाइमेंस टूक्स नेशनल ऑथ एंड ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, नेशनल हमारे जातीय संगीत होते हैं, है ना, राष्ट्रगान होता है, ये सब किस लिए, ताकि हमारे अंदर हमारे देश के प्रति एक समर्पण का भाव आ सके, इसलिए, है ना। तो कंपोस्ट द नेशनल हाइमेंस एंड टुक नेशनल ओथ, जैसे कि जब बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो बोल लेते हैं ना, हम भारत की अखंडता को बजाय रखेंगे, ये सारे ऐसे जो होते हैं। ओके, नेशनल ओथ्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किए। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जिसमें यूनिफॉर्म लॉ हो। ओके, हर किसी के लिए समान तरीके से लॉस हो, उसको उन्होंने ध्यान दिया। एंड एबोलिश फ्यूडल प्रिविलेज, जो जिनको वो प्रिविलेज मिल रहा था उनको उन्होंने डिनाई कर दिया, उनको ख़त्म किया। एंड प्रोमोटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर किसी को हर कोई नियम के आगे समान है, हम वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, हमने सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 2 मार्क या फिर 3 मार्क का आ सकता है आपका। ओके, सो यू हैव टू राइट दिस। होप आई कैन अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया, आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। लेकिन तभी आएगा जब आप इसको लिखोगे और पढ़ोगे। 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ ले तो आपको याद में आ जाएगा। ओके, हम 2 दिन के अंदर, 2 दिन क्या शायद लगभग 15 या फिर 20 मिनट के अंदर हम ख़त्म कर लेंगे। ओके, और 3 क्वेश्चन है, हम मैं करवा दूंगा उसको, पहले आप इतना लिख लो। ओके।